हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। तो वक्त हो गया है सुबह सुबह की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो खबरों को शुरू करने से पहले पेश है आपके लिए आज का सवाल। क्या आपको पता है भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ स्थित है? आप इस सवाल का जवाब कमेंट में लिख दीजिए। तो चलिए जानते हैं आज सुबह सुबह की बड़ी खबरें। 10वीं के बच्चे अब नहीं पढ़ेंगे लोकतंत्र का पाठ, सिलेबस से किया गया बाहर। बता दें कि एनसीईआरटी ने अपने सिलेबस में फिर से बदलाव किया है। अब एनसीईआरटी ने 10वीं की केमिस्ट्री की किताबों से आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल हटाने का फैसला किया है। सिलेबस में ये कटौती छात्रों पर से बोझ कम करने के लिए की गई है। एनसीईआरटी के इस फैसले से हर कोई हैरान है। दरअसल शिक्षक और वैज्ञानिक पीरियोडिक टेबल को केमिस्ट्री का आधार मानते हैं और उसी को एनसीईआरटी ने अब हटा दिया है। आपको बता दें इसके अलावा लोकतंत्र और सोर्स ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा का स्रोत जैसे कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन्हें एनसीईआरटी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। पहलवानों के समर्थन में मोटरसाइकिल पर ममता बनर्जी बोली, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रदर्शन कर रहे पहलवानों के लिए खुलकर अब सामने आ गई हैं। सीएम ममता ने कोलकाता में मोटरसाइकिल पर पीछे बैठकर घूमी। उन्होंने प्रदर्शनकारी पहलवानों के समर्थन में गांधी प्रतिमा तक कैंडल लाइट मार्च में भाग लिया। उन्होंने पहलवानों से अनुरोध किया है कि वे यह लड़ाई नहीं छोड़ें। पहलवान जो भी निर्णय लेंगे उसे देखते हुए हमारा मूवमेंट जारी रहेगा। लगातार दूसरे दिन कोलकाता की सड़कों पर हो रहे प्रदर्शन में शामिल हुई ममता बनर्जी ने पहलवानों के संघर्ष को जीवन और न्याय और आजादी का संघर्ष करार दिया। सीएम ममता ने कहा कि जब तक भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होगी हम नहीं छोड़ेंगे। हम पहलवानों से बात करेंगे और फिर अपनी टीम उनके पास भेजेंगे। ममता ने कहा कि पहलवानों के समर्थन के लिए किसी न किसी को सड़क पर उतरना ही पड़ेगा। सीएम ममता ने कैंडल मार्च का भी नेतृत्व किया जो कि कोलकाता मैदान स्थित भारतीय फुटबॉल टीम के पहले कप्तान गोष्ठपाल की प्रतिमा से शुरू होकर मायो डफरीन रोड चौराहे पर स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर संपन्न हुआ। अमित शाह का ऐलान, मणिपुर हिंसा की जांच के लिए बनेगा पैनल, रिटायर्ड जज करेंगे इसकी अध्यक्षता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर के दौरे पर हैं। इस दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए सरकार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में हुई हिंसा की जाँच हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाले पैनल से कराई जाएगी। उन्होंने केंद्रीय जाँच ब्यूरो यानी CBI से भी हिंसा की जाँच कराने की जानकारी दी है। राज्यपाल की अध्यक्षता में एक शांति समिति भी बनाई जाएगी। बता दें कि शाह ने कहा कि हिंसा में जान गंवाने वाले मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसमें से 5 लाख रुपए मणिपुर सरकार और 5 लाख रुपए केंद्र सरकार की तरफ से दिए जाएंगे और ये राशि सीधे पीड़ितों के परिजनों के अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। उन्होंने कहा कि मणिपुर में किसी जरूरी वस्तु की कमी और दिक्कत न हो, इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम कर रही हैं। एलन मस्क फिर से बने दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति। इतने नंबर पर हैं भारत के अंबानी और अडानी। टेस्ला और ट्विटर जैसी कंपनियों के मालिक एलन मस्क फ्रांस के बर्नार्ड अर्नॉल्ट को पछाड़कर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक मस्क की कुल नेटवर्थ $192 बिलियन यानी करीब 15.85 लाख करोड़ रुपए हो गई है। दुनिया के सबसे बड़े फैशन ग्रुप लुई विटान मोएट हेनेसी के CEO बर्नार्ड अर्नॉल्ट की नेटवर्थ $187 बिलियन यानी करीब 15.43 लाख करोड़ रुपए है। इस ग्रुप के पास लुई वुइटन, फेंडी और हेनेसी जैसे ब्रांड हैं। बता दें कि LVMH के शेयरों में अप्रैल के बाद से करीब 10% की गिरावट आई है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के टॉप 10 में एक भी भारतीय का नाम शामिल नहीं है। इस लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी 13वें नंबर पर हैं, जिनकी नेटवर्थ $84.7 बिलियन यानी 6.99 लाख करोड़ रुपए है। वहीं गौतम अडानी 19वें नंबर पर हैं, जिनकी नेटवर्थ 61.3 बिलियन यानी करीब 5.05 लाख करोड़ रुपए है। अब दिवालिया नहीं होगा अमेरिका। यूएस कांग्रेस ने कर्ज लिमिट बढ़ाने वाले बिल को दी मंजूरी। बीते कुछ दिनों से अमेरिका के डेट सीलिंग संकट को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही थी। अगर 1 जून से पहले इसका समाधान नहीं निकलता तो अमेरिका पहली बार डिफॉल्टर बन जाता, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। दरअसल अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने डेट सीलिंग बिल को मंजूरी दे दी है। यूएस कांग्रेस में इस बिल के पक्ष में 314 और इसके विरोध में 117 वोट पड़े, लेकिन अभी बिल को सीनेट
से मंजूरी मिलना बाकी है। आपको बता दें कि अमेरिका के कर्ज की लिमिट बढ़ाने के लिए अंतिम तारीख 5 जून थी। बिल पास होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि यह अमेरिका के लोगों और अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छी खबर है। वोट के बाद उन्होंने यूएस सीनेट से अपील की कि इस डील पर जल्द से जल्द वोट करें, जिससे कि ये कानून बन सके। आपको बता दें कि अगर इस बिल को सीनेट से भी मंजूरी मिल जाती है तो अगले 2 साल के लिए यानी कि 1 जनवरी 2025 तक यूएस की डेट लिमिट बढ़ जाएगी। बता दें कि डेट सीलिंग होता है कि सभी देशों के अपने खर्च होते हैं जिन्हें पूरा करने के लिए सरकारें टैक्स और अन्य स्रोतों से कमाई करती हैं। खर्चे हमेशा कमाई से ज्यादा होते हैं और अमेरिका के साथ ही ऐसा ही हुआ है। अमेरिका भी अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कर्ज लेता है जिसकी एक लिमिट होती है और इसी लिमिट को डेट सीलिंग कहते हैं। अमेरिका में कर्ज लेने की ये लिमिट 31.4 ट्रिलियन डॉलर है, जिसे दिसंबर 2021 में बढ़ाया गया था। ये लिमिट 1960 से अब तक 78 बार बढ़ाई जा चुकी है। कोल इंडिया में 3% हिस्सेदारी बेचेगी सरकार, 4% से ज्यादा गिरे शेयर। बता दें कि कोल माइनिंग कंपनी कोल इंडिया का शेयर 4.41% टूटकर 230 रुपए के करीब ट्रेंड करता दिखा। इसकी वजह यह है कि सरकार कोल इंडिया में अपनी 3% हिस्सेदारी बेचने वाली है। यह हिस्सेदारी ऑफर फॉर सेल यानी OFS के जरिए बेची जाएगी। यह हिस्सेदारी बेचकर सरकार का प्लान 4000 करोड़ रुपए जुटाने का है। आपको बता दें कि कोल इंडिया के OFS की फ्लोर प्राइस यानी कि न्यूनतम कीमत 225 रुपए प्रति शेयर तय की गई है। कोल इंडिया का ऑफर 1 और 2 जून के लिए खुला है। यह OFS 1 जून को रिटेल निवेशक और 2 जून को नॉन रिटेल निवेशकों के लिए होगा। कोल इंडिया के मुताबिक इस ऑफर के तहत कंपनी के 9.24 करोड़ शेयर बेचे जाएंगे, जिससे कंपनी की 1.5% हिस्सेदारी कम हो जाएगी। इसके साथ ही अतिरिक्त 1.5% स्टेक बेचने के लिए ग्रीन शू का ऑप्शन भी रखा गया है। ऑफर फॉर सेल के तहत कंपनियों के प्रमोटर एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के जरिए शेयर बेचते हैं और अपनी होल्डिंग कम करते हैं। 83.5 रुपए सस्ता हुआ कमर्शियल LPG सिलेंडर, ये है नए रेट्स। खबर है कि कमर्शियल LPG गैस के दाम में लगातार तीसरे महीने बड़ी गिरावट आई है। 19 किलो के कमर्शियल LPG सिलेंडर के रेट में 83 रुपए 50 पैसे की कमी आई है। हालांकि रसोई गैस सिलेंडर के दाम में इस महीने कोई कटौती नहीं की गई है। ये पिछले महीने की तरह ही उसी रेट से मिलेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले 1 मई 2023 को भी कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 171 रुपए 50 पैसे की कटौती की गई थी। नई दिल्ली में कमर्शियल गैस के दाम में 83 रुपए 50 पैसे की कमी आई है, जिसके बाद नई कीमत 1773 रुपए हो चुकी है। वहीं मुंबई में 19 किलो वाले LPG सिलेंडर 1725 रुपए में मिल रहे हैं। वहीं चेन्नई में 1973 रुपए में बिक रहा है। वहीं कोलकाता में इस सिलेंडर की कीमत 1875 रुपए तय की गई है। वहीं अगर बात करें 14 किलो वाले घरेलू LPG सिलेंडर की, तो दिल्ली में इसके रेट 1003 रुपए, मुंबई में 1002 रुपए 50 पैसे, कोलकाता में 1029 रुपए और चेन्नई में 1081 रुपए 50 पैसे है। आपको बता दें कि हर महीने की पहली तारीख को ऑयल मार्केटिंग कंपनियां घरेलू और कमर्शियल दोनों तरह के LPG सिलेंडर की कीमतें तय करती हैं। अजमेर में बरसे PM मोदी, कहा कांग्रेस ने सभी को समान भाव से लूटा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के अजमेर में एक सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस को जमकर घेरा। PM मोदी ने कहा कि बहुत जरूरी होता है कि जो पैसा सरकार भेजे वो पूरा का पूरा विकास के कार्यों में लगे, लेकिन कांग्रेस ने अपने शासन में देश का खून चूसने वाली ऐसी भ्रष्ट व्यवस्था बना दी थी जो देश के विकास को खाए जा रही थी। जब लूट की बात होती है तो कांग्रेस किसी में भेदभाव नहीं करती। कांग्रेस देश के हर नागरिक को, गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, आदिवासी और अल्पसंख्यक सभी को समान भाव से लूटती है। PM ने कहा कि कांग्रेस को सिर्फ झूठ बोलना आता है और आज भी कांग्रेस यही कर रही है। कांग्रेस ने वीरों के साथ भी हमेशा धोखा किया है। ये कांग्रेस ही है जो 4 दशक तक 1 रैंक 1 पेंशन के नाम पर हमारे पूर्व सैनिकों से विश्वासघात करती रही। कागजों पर सिर्फ 500 करोड़ रुपए रखकर कांग्रेस कहती थी कि वो 1 रैंक 1 पेंशन लागू करेगी। बीजेपी सरकार ने न सिर्फ 1 रैंक 1 पेंशन को लागू किया बल्कि पूर्व सैनिकों को एरियर भी दिया।
2000 रुपए के नोट बंद करने के ऐलान के एक हफ्ते बाद ही सर्कुलेशन से बाहर हुए 36,492 करोड़ रुपए। भारतीय रिजर्व बैंक के 2000 रुपए के नोट को वापस लेने के फैसले के एक हफ्ते बाद ही 36,492 करोड़ रुपए सर्कुलेशन से बाहर हो गए हैं। इसका मतलब है कि 36,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि बैंकों में जमा हो चुकी है। बैंक ऑफ बड़ौदा के चीफ इकोनॉमिस्ट मदन सबनवीस ने कहा कि रिजर्व मनी और CIC में कमी से पता चलता है कि लगभग 36,000 करोड़ रुपए की राशि एक्सचेंज की जा चुकी है और बाद में इसे सिस्टम से विड्रॉ कर लिया गया है। आपको बता दें कि RBI ने 19 मई को 2000 रुपए के नोट सर्कुलेशन से बाहर करने का ऐलान किया था। इसके लिए 30 सितंबर तक बैंकों में 2 रुपए के नोटों को जमा कराने और एक्सचेंज कराने को कहा है। 23 मई से देश में इन नोटों को बदलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अपने ऊपर लगे आरोपों पर एक बार फिर बोले बृजभूषण शरण सिंह। कहा, लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, उन्हें इस बात की चिंता नहीं। भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने एक बार फिर दोहराया कि अगर दिल्ली पुलिस ने यौन उत्पीड़न की जांच में उन्हें दोषी पाया तो वह फांसी लगा लेंगे। भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख ने एक मीडिया संबोधन में कहा कि उन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि दूसरे उनके बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि वह निर्दोष हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली पुलिस की जाँच ही एकमात्र ऐसी चीज है जो उनके लिए मायने रखती है, न कि उन लोगों की राय जो पहले से ही उन्हें उस अपराध के लिए दोषी मानते हैं जो उन्होंने किया ही नहीं है। बृजभूषण की टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब खाप नेता मुजफ्फरनगर में महापंचायत कर रहे हैं ताकि पहलवानों के विरोध का कुछ हल निकाला जा सके। भारत नेपाल के बीच कई परियोजनाओं की शुरुआत। हैदराबाद में पीएम मोदी से मिले पीएम प्रचंड। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंड की मुलाकात हुई है। दोनों नेताओं ने आपसी रिश्ते को मजबूत करने पर जोर दिया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि मुझे याद है कि 9 साल पहले देश के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने सबसे पहले नेपाल की यात्रा की थी। उस समय उन्होंने हाईवेज एंड ट्रांसवे यानी HIT का सुझाव दिया था। उन्होंने कहा कि वो नेपाल के साथ ऐसा संबंध चाहते हैं जिसमें हमारे बीच सीमा में रुकावट न हो। इस मौके पर नेपाल के पीएम प्रचंड ने कहा कि उन्होंने पीएम मोदी को नेपाल आने का निमंत्रण दिया है, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया है। उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही पीएम मोदी नेपाल का दौरा करेंगे। नेपाल और भारत के प्रधानमंत्रियों ने कई परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान रेलवे के कुर्था बीजलपुरा खंड की योजना का अनावरण किया गया। इसके अलावा बथनाहा से नेपाल कस्टम यार्ड तक भारतीय रेल कार्गो ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। दोनों नेताओं ने बिहार के मोतिहारी और अमलेखगंज तेल पाइपलाइन के फेज 2 का शिलान्यास किया। 4 दिवसीय भारत दौरे पर आए नेपाल के पीएम प्रचंड और पीएम मोदी ने मिलकर कई और परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई। महापंचायत में बोले किसान नेता राकेश टिकैत। कहा, हम लड़ाई में पहलवानों के साथ खड़े रहेंगे। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लड़ाई में वे पहलवानों के साथ खड़े हैं। उन्होंने मुजफ्फरनगर में खाप पंचायत के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए सवाल किया कि बृजभूषण शरण सिंह को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। BKU के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने यह भी कहा कि WFI के पूर्व प्रमुख को सार्वजनिक रूप से लोगों से माफी मांगनी चाहिए। अब हम अगले 24 घंटों के दौरान देश भर के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी हिमालय, पंजाब के कुछ हिस्सों, दक्षिण कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के तटीय भागों, रायलसीमा और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और धूल भरी आंधी चल सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात के उत्तरी भागों, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र में 1-2 जगहों पर हल्की बारिश संभव है। आज का सुविचार, रिश्तों को अगर भावनाओं से बांधा जाए तो वह कभी टूटते नहीं, और अगर स्वार्थ से जोड़ा जाए तो वह कभी टिकते नहीं। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।